हाँ जी, सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आज हम सभी लोग व्याकरण पे नजर डालेंगे। व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम पे बच्चों चर्चा करेंगे और सर्वनाम को जानेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की सर्वप्रथम व्याख्या करना चाहेंगे। सर्वनाम क्या है? मैंने कहा सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्व माने सभी, नाम माने नाम, यानी सभी का नाम। जिन शब्दों का प्रयोग सब प्रकार की संज्ञाओं, नामों के लिए, सब प्रकार की नामों के लिए अथवा उनके बदले में होता है। यानी कुल मिला के बच्चों आप लोग कह सकते हो इस परिभाषा के आधार पे कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी नाम के लिए या नाम के बदले में प्रयोग होता है। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने है। मैं, यह, तू या वह। मैं अर्थात बोलने वाला। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आपने अगर मैं शब्द का प्रयोग किया तो मैं क्या है? सर्वनाम। यह आपने बोला कोई निकटवर्ती अर्थात पास की वस्तु के लिए तो वह भी क्या हो जाता है? सर्वनाम। तू बोला तुम, सुनने वाले के लिए वो भी सर्वनाम हो गया। वह बोला दूर के लिए तो वह भी क्या है? सर्वनाम है। आगे और देखेंगे, विस्तृत रूप से स्पष्ट होगा। कुछ उदाहरण अब आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे बच्चों। जैसे ये इसकी फोटो है गांधी जी की। अब अगर मैं आपको यहाँ एक वाक्य दे रहा हूं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो इस वाक्य में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संज्ञा क्या है? गांधी जी। अब हमें जो है गांधी जी का नाम नहीं लेना है। नाम अगर हम नहीं लेना चाह रहे हैं और हम इसी वाक्य को हूबहू प्रयोग करना चाह रहे हैं बच्चों, तो क्या कर सकते हैं? इसका दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। वे अहिंसा के पुजारी थे या वह अहिंसा के पुजारी थे। तो हमने जो दूसरा वाक्य बोला जो आपके सामने है, वे किसके लिए यहाँ प्रस्तुत हो रहा है? प्रयोग किया गया है गांधी जी के लिए। तो वे शब्द जो दिखाई पड़ रहा है ये बच्चों क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, स्पष्ट है? आगे देखें। दूसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। आप चित्र में देख रहे हैं, आपको हवाई जहाज दिखाई पड़ रही है। इसके लिए सेंटेंस प्रयोग किया गया, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। तो हवाई जहाज आपको पता है कोई क्या है? वस्तु है। अब इस वस्तु की जगह पे, हवाई जहाज की जगह पे दूसरे वाक्य में आपको दिखाई पड़ रहा है कि यह आकाश में उड़ता है। यह यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? हवाई जहाज के लिए। तो जो भी था नाम, उस नाम की जगह पे हमने कोई और शब्द प्रयोग किया ना। यह किया, वह किया था पिछले वाक्य में, ठीक है, वे किया। तो आप समझ गए यह क्या था? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया था, इसलिए यह सर्वनाम था। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, क्या है? पार्क है। अब पार्क में बच्चे खेलते हैं, अगर हमने यह वाक्य प्रयोग किया तो पार्क क्या है बच्चों? संज्ञा है। स्पष्ट है? पार्क तो संज्ञा है। अब पार्क की जगह पे हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं अर्थात यहाँ मतलब कहाँ? पार्क। और आपको पता है कि संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के लिए जिन शब्द का हम लोग प्रयोग करते थे।
तो आपको व्यक्ति मैंने दिखाया, जैसे गांधी जी थे। व्यक्ति के बाद मैंने वस्तु दिखाया, आपका हवाई जहाज था। हवाई जहाज के लिए हमने दूसरे शब्द का प्रयोग किया, वो सर्वनाम हो गया था। इसी तरीके से व्यक्ति, वस्तु और अभी आपके सामने स्थान दिखाई पड़ रहा है जो कि पार्क है। पार्क के लिए आपने वाक्य प्रयोग के लिए जब यहाँ का प्रयोग कर दिया तो पार्क की जगह पे जो यहाँ शब्द आया बच्चों, वही यहाँ पे सर्वनाम हो जाता है। मुझे लग रहा है आप लोग सभी समझ रहे हैं। ओके, आगे देखिए। अब हम लोग आएंगे सर्वनाम को समझने के बाद सर्वनाम के भेद, यानी काइंड ऑफ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, इसके भी कुछ भेद होते हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से 3 भेद को देखेंगे, उसके बाद 3 और अन्य वीडियो में। देखिए, सर्वनाम के भेद मुख्य रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये बच्चों सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं। आगे देखेंगे। अब इसमें सर्वप्रथम कौन सा भेद आता है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके भी बच्चों कुछ उपभेद होते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो आपके सामने है। पुरुषवाचक सर्वनाम खासतौर से, या कह सकते हैं मुख्य रूप से क्या होता है, यह वह सर्वनाम होता है जो वक्ता या श्रोता या किसी अन्य तीसरे के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम स्पष्ट है सभी को। आप कह सकते हैं कि वक्ता या श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके भी जो उपभेद है वह अब आप लोग के सामने है बच्चों, उसे भी स्पष्ट रूप से कृपया देखेंगे। उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में हमेशा क्या होता है, वक्ता या कोई लेखक हो सकता है, वह अपने लिए हमेशा जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे बच्चों कुछ उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत है, उसे आप देखेंगे आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैं लिखता हूं। अगर मैंने बोला एक वाक्य कि मैं लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं में आपने देखा कि मैं जो शब्द है वह हम किसके लिए, अपने लिए कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि उत्तम पुरुष में आपके सामने प्रस्तुत भी है कि क्या होता है, वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है। अगर मैं बोल रहा हूं या हम बोल रहे हैं तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम में भी कौन सा बोलोगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं लिखता हूं या आपने बोला हम लिखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है, जरा आप इसे समझिए। श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, अर्थात आप कह सकते हो कि मध्यम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आप कौन से हो गए, मध्यम पुरुष सर्वनाम। कैसे, मैंने बोला कि तुम जाओ या आप जाइए, तुम, मैंने क्या क्या प्रयोग किया, सर्वनाम तुम का और आपका। तो तुम का जो प्रयोग किया और आप शब्द का प्रयोग किया वह मैं आपके लिए किया, यानी श्रोता के लिए किया। और जब श्रोता के लिए जिन भी मैंने बताया था कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए
वह होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। ओके, चलिए तीसरा देखिए उपभेद क्या कह रहा है। अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता या लेखक बच्चों, वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। स्पष्ट है? वक्ता या लेखक द्वारा हम जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग कौन करता है? वक्ता या कोई लेखक कर सकता है। और जब वह वक्ता या लेखक कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करे और वह अपने लिए न करके और श्रोता के लिए भी न करके किसी अन्य पुरुष के लिए इसका प्रयोग करता है, तभी वह क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे मैंने बोला कि वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, मैंने किसके लिए प्रयोग किया? किसी अन्य पुरुष के लिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सुनने वाले के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं किसी अन्य पुरुष के लिए जब प्रयोग करता हूं तो आप समझ जाना कि वह क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम। वह पढ़ता है, यानी किसी अन्य पुरुष के लिए जब प्रयोग हम लोग सर्वनाम का करें तो वह बच्चों कहलाता है अन्य पुरुष सर्वनाम। मुझे लगता है पुरुषवाचक सर्वनाम हर एक लोग समझ गए प्रॉपरली। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके उपभेद बच्चों आज की कक्षा में आप लोगों ने समझा। सभी को स्पष्ट? ओके, गुड। आगे देखेंगे। अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों क्या होता है, जरा अब इसे हम लोग देखेंगे। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे। जो सर्वनाम क्या करे? किसी निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह क्या करता है? हमेशा किसी पास की या दूर की वस्तु की ओर हमेशा संकेत का मतलब इशारा करता है, इंगित करेगा आपको, तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। अगर मैं वाक्य आपको एक देता हूं, उस वाक्य से आपको और स्पष्ट होगा। जैसे यह पास की वस्तु है। यह क्या है? पास की वस्तु के लिए प्रयोग अक्सर किया जाता है। दूसरा वह है। क्या है ये? दोनों शब्द हैं। इन मैंने शब्दों के माध्यम से आपको आगे वाक्य प्रयोग जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों कहा जाता है। पास की वस्तु के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसका प्रयोग करेंगे? यह का। और वह का प्रयोग किसके लिए करेंगे? दूर की वस्तु के लिए। ओके, मैंने अब वाक्य प्रयोग देखें। यह लड़की है। मैंने बोला कि यह लड़की है, तो यह क्या है? पास के लिए बता रहे हैं कि यह लड़की है। और मैंने बोला वह पुस्तक है। वह पुस्तक का मतलब यह दूर वस्तु है कोई, यानी हमसे पास निकट नहीं है बल्कि थोड़ी दूरी पे है, इसलिए भी बच्चों इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निश्चितता का बोध कराता है और साथ साथ हमें पास या दूर की वस्तु का भी ज्ञान कराता है। मैंने बोला ये हिरन है, तो ये हिरन है मतलब हमारे आसपास की है। वे बाहर गए हैं। वे बाहर गए हैं मतलब हमसे दूर के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि कोई व्यक्ति है और वे बाहर गए हैं, यानी वो हमारे पास नहीं है। यानी यहाँ पे आपको पता चल गया, हमारी परिभाषा भी यही कह रही थी कि जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे। ठीक है, आगे देखिए। अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों, सर्वनाम से या इस सर्वनाम से आप कह सकते हैं कि किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। इस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ, ये क्या है बच्चों, प्राणीवाची है। प्राणी माने जो किसी जीव के लिए प्रयोग किया जाए। अप्राणीवाची क्या है, जो किसी जीव के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे मैंने बोला कि बाहर कोई है, तो बाहर कोई है यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जिसके लिए बोला जा रहा है वो हमें पता नहीं है। तो जब जो चीजें हमें पता नहीं होती हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मैंने आगे बोला, दूसरा वाक्य है आपके सामने कि मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मिला का मतलब क्या हो गया कि कुछ मुझे पता नहीं है कि कितना नहीं मिला, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं मिला। तो कुछ से जब कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, तो जब कोई चीज निश्चित न हो उनके लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वह बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए बाकी अन्य 3 हम लोग कल की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए इसके साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।